Hello student, today we are going to learn question number 2, provisions related to issue of debentures as per company's share capital and debenture rule 2014. So let's start with different provisions related to issue of debentures. See, if a company issues secured debentures, company must fulfill the following conditions. अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स इशू करने वाली है, कौन से डिबेंचर्स? सिक्योर डिबेंचर्स, देन दैट कंपनी नीड टू फुलफिल फॉलोइंग कंडिशन्स, फॉलोइंग प्रोव्हिजन्स. म्हणजे जर सिक्युअर डिबेंचर्स कंपनी इश्यू करणार असेल तर खाली दिलेल्या ज्या कंडिशन्स आहेत, प्रोव्हिजन्स आहेत, त्या कंपनीला फुलफिल कराव्या लागतील, फॉलो कराव्या लागतील. सी व्हॉट इज गिवन. फर्स्ट, टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स. टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड. टेन्योरचा अर्थ होतो टाइम म्हणजे वेळ. ऑल सिक्योर डिबेंचर should be redeemed within 10 years from the date of its issue. Okay, so all secured debentures must be redeemed within 10 years from the date of its issue. From the date of issue. मतलब जितने भी डिबेंचर इशू किए जाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए इशू किए जा सकते हैं? 10 इयर्स के लिए इशू किए जा सकते हैं. मतलब किसी भी हालत में 10 साल के बाद वो सारे के सारे डिबेंचर्स आपको रिडीम करणे हैं. आलं लक्षात? म्हणजे जे काही डिबेंचर आपण इश्यू करतोय, कोणते डिबेंचर? सिक्युअर डिबेंचर्स, त्याचा मॅक्झिमम टाइम पिरियड किती असणार आहे? 10 इयर्स. दॅट इज मॅक्झिमम मॅच्युरिटी पिरियड. म्हणजे 10 इयर्स पर्यंतच आपण कंपनी ते डिबेंचर्सचे पैसे वापरू शकते. 10 इयर नंतर डिबेंचर होल्डरला पैसे काय करावे लागणार आहेत? परत करावे लागणार आहेत. म्हणजे डिबेंचर रिडीम करावे लागतील. ओनली सर्टेन कंपनीज लाईक कंपनीज एंगेज इन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट or companies permitted by the Ministry of Corporate Affairs, Central Government or RBI can issue debentures beyond a period of 10 years but not exceeding 30 years. Okay, so normally सभी कंपनी को 10 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है डिबेंचर्स के लिए, लेकिन कुछ कंपनी, सर्टेन कंपनी ऐसी रहेंगी उनको 10 साल से ज्यादा के लिए डिबेंचर इशू करने का परमिशन मिल सकता है. कौन सी कंपनी? कंपनीज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट. अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में एंगेज है या उससे रिलेटेड कोई कंपनी है तो उस कंपनी को 10 साल से ज्यादा समय के लिए सिक्योर डिबेंचर इशू करने का परमिशन मिल सकता है. आलं लक्षात? मग इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट म्हणजे कोणते? जी कंपनी रोडचं कन्स्ट्रक्शन करते, ब्रिजचं कन्स्ट्रक्शन करते किंवा आता मेट्रोचं कन्स्ट्रक्शन होणार आहे, बरोबर, त्या प्रकारची जी कंपनी असते त्याला म्हटलं जाईल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट कंपनी. और ऐसे कंपनी को 10 साल से ज्यादा समय के लिए डिबेंचर इशू करने का परमिशन मिल सकता है. और एनी अदर कंपनी जिसको परमिशन दिया है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मतलब जो कंपनी के जितने भी मैटर्स रहते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम वो मिनिस्ट्री करते हैं. अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उस कंपनी को परमिशन देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देता है या आरबीआई परमिशन देता है, ऐसी कंपनी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने परमिशन दिया है, ऐसी कंपनी भी 10 साल से ज्यादा समय के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हैं. ओके, म्हणजे दोनच प्रकारच्या कंपन्या 10 पेक्षा जास्त वर्षासाठी डिबेंचर इशू करू शकतात. कोणत्या? एक, कंपनी एंगेज इन इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट अँड सेकंड, कंपनी परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स और सेंट्रल गव्हर्नमेंट और आरबीआय. या दोन प्रकारच्या कंपन्या ज्या आहेत त्या 10 वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी डिबेंचर इशू करू शकतात. बट the maximum time period should not be more than 30 years in any case. किसी भी हालत में, चाहे कौन सी भी कंपनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल रहे
लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है डिबेंचर का टेन्योर है वो 30 साल से ज्यादा समय का नहीं रहेगा। मतलब हम इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि डिबेंचर का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना रहेगा, 30 ईयर्स। डिबेंचर से मैक्सिमम टाइम पीरियड किती राहणार आहे, 30 ईयर्स। सेकंड इज क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। सी, क्रिएट चार्ज ऑन असेट मतलब क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। अगर मैं डिबेंचर इशू करने वाला हूँ, बराबर है, वो भी सिक्योर डिबेंचर। अगर मैं 50 लाख के डिबेंचर इशू करने वाला हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो असेट्स रहेंगे मेरे कंपनी के, वो 50 लाख से ज्यादा कीमत के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 80 लाख से, तो 80 लाख के असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। चार्ज क्रिएट करना मतलब क्या, उस एक एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, ट्रस्ट डीड तैयार किया जाएगा और उसके थ्रू ऐसा लिखा जाएगा कि अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया, डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं दिया, तो डिबेंचर होल्डर ये सारे असेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है वो सारे असेट्स बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते। उसे कहा जाता है क्रिएटिंग चार्ज ऑन असेट्स। Company has to create charge on assets of the company or its subsidiary company or holding company. म्हणजे कंपनी स्वतःचे जे असेट्स आहेत त्याच्यावर चार्ज क्रिएट करू शकते किंवा त्याची जर सबसिडियरी कंपनी असेल त्याच्या असेट्सवर चार्ज क्रिएट करू शकते किंवा कंपनीची जी होल्डिंग कंपनी आहे, पॅरेंट कंपनी आहे, त्या कंपनीच्या असेट्सवर चार्ज क्रिएट करू शकते. The value of charge should be adequate to cover the entire value of debenture issued and interest to be paid on it. और जो भी हम चार्ज क्रिएट करेंगे, जिन असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करेंगे, उन असेट का वैल्यू एडुक्वेट होना चाहिए। एडुक्वेट मतलब कितना होना चाहिए, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 50 लाख के डिबेंचर बेचने वाला हूँ और 10 साल के लिए मैं बेच देने वाला हूँ और उसके ऊपर इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 20 लैक्स इंटरेस्ट है, तो 50 लैक्स प्लस 20 लैक्स टोटल बनेगा आपका 70 लैक्स। तो कम से कम 70 लैक्स का असेट कंपनी के पास होना चाहिए। तो कंपनी कम से कम 70 लैक्स के असेट के ऊपर क्या तैयार करेगी, चार्ज क्रिएट करेगी। अभी इतना पैसा क्यों, क्योंकि अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो डिबेंचर होल्डर वो असेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है वो असेट बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। If government company issues secure debentures which has central or state government's guarantee, then it need not create any charge on its assets. But if government company issues secure debentures and that debentures are guaranteed by the central or state government, then that company need not required to create charge on its assets. म्हणजे जर एखादी गव्हर्नमेंट कंपनी सिक्युअर डिबेंचर इश्यू करत असेल आणि त्या डिबेंचर्सला समजा सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट यांनी गॅरंटी दिली असेल, तर अशा कंपनीला त्यांचे जे असेट्स आहेत त्याच्यावर चार्ज क्रिएट करण्याची गरज नाही। मग आता गव्हर्नमेंट कंपनीला का गरज नाही, कारण की त्या ठिकाणी गॅरंटी कोणी दिलेली आहे, सेंट्रल किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट। मग गव्हर्नमेंट तिकडे गॅरंटी देते की समजा कंपनीने डिबेंचर होल्डरचे पैसे दिले नाही तर ते पैसे देण्याची गॅरंटी कोण घेत असतं, गव्हर्नमेंट घेत असतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी चार्ज क्रिएट करण्याची गरज नसते। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है, अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है तो उसको, उस कंपनी को डिबेंचर का जितना भी वैल्यू है प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर जितना जाएगा उतने वैल्यू का असेट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। Before issuing prospectus or offer letter, the company has to appoint a debenture trustee. म्हणजे डिबेंचरचे जे काही प्रॉस्पेक्टस असेल किंवा ऑफर लेटर, प्रॉस्पेक्टस म्हणजे ज्यामध्ये कंपनी डिबेंचरची कंप्लीट ऍडव्हर्टाइजमेंट देते, इन्फॉर्मेशन देते, त्याला म्हटलं जाईल प्रॉस्पेक्टस। ते प्रॉस्पेक्टस इश्यू करण्याच्या आधी काय अपॉइंट करावं लागेल, डिबेंचर ट्रस्टी। तो प्रॉस्पेक्टस या ऑफर लेटर इश्यू करने से पहले कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। कंपनी also has to execute a debenture trust deed
either before issuing prospectus or offer letter or within 60 days from the allotment of debenture. और कंपनी को डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी तैयार करना पड़ेगा. डीड मतलब एग्रीमेंट. डीड मतलब एग्रीमेंट. तो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्ट एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर इश्यू करने से पहले या डिबेंचर का अलॉटमेंट होने के 60 दिन के अंदर, 60 डेज के भीतर. उस टाइम पीरियड में कंपनी को डिबेंचर ट्रस्ट डीड मतलब डिबेंचर ट्रस्ट एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा. The deed contain the terms and conditions. The deed contain terms and conditions agreed upon by the company and trustees and clearly state the role of debenture trustee. मग ते डीड मध्ये काय असणार आहे, त्या एग्रीमेंट मध्ये काय असणार आहे, त्या एग्रीमेंट मध्ये काय असणार आहे, टर्म्स अँड कंडिशन. आणि ही एग्रीमेंट कोणामध्ये होणार आहे, कंपनी अँड डिबेंचर ट्रस्टी. ओके. आणि त्या एग्रीमेंट मध्ये टर्म्स अँड कंडिशन्स असतील आणि त्या एग्रीमेंट मध्ये डिबेंचर ट्रस्टीचा रोल काय असणार आहे ते देखील मेंशन केलं जाईल. ओके. तो एक एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा. उस एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन. वो एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में. उनके बीच में एग्रीमेंट किया जाएगा और उनके थ्रू जो असेट्स है उनके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है. इस एग्रीमेंट के थ्रू असेट्स के ऊपर क्या क्रिएट किया जाएगा, चार्ज क्रिएट किया जाएगा. और उस एग्रीमेंट में डिबेंचर ट्रस्टीज का रोल क्या है वो भी मेंशन करना पड़ेगा. क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व account out of the profit available for the payment of debentures. Company has to maintain at least 25% of the value of its outstanding debenture in debenture redemption reserve account. कंपनी को एक अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, उसको नाम देना पड़ेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. और उस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उसमें से कुछ पार्ट उस अकाउंट में क्या करना पडेगा, ट्रान्सफर करना पडेगा. म्हणजे कंपनीला एक अकाउंट तयार करावं लागेल आणि त्या अकाउंटला काय नाव द्यावं लागेल, डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व. म्हणजे एक रिझर्व तयार करावं लागेल आणि कंपनीकडे डिव्हिडंड देण्यासाठी जे प्रॉफिट अवेलेबल असेल त्यामधनं काही जो पार्ट आहे तो या रिझर्व मध्ये ट्रान्सफर करावा लागेल. मग किती पार्ट ट्रान्सफर करावं लागेल, तर जेवढे तुमचे डिबेंचर आउटस्टँडिंग आहेत त्याच्या मिनिमम 25%. जितने डिबेंचर आपके आउटस्टैंडिंग है उसका मिनिमम 25% उतना पैसा DRR मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आपके 4 लाख के डिबेंचर रिडीम करना बाकी है, मतलब डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितने के है, 4 लाख के. तो 4 लाख का 25% बनेगा 1 लाख. तो 1 लाख रुपीज आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में. Company has to invest or deposit on or before 30th April each year a sum not less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on 31st March of the next year. और हर साल आपके डिबेंचर जितने रिडीम होने वाले हैं, 31 मार्च को डिबेंचर जितने रिडीम होने वाले हैं उसका 15% अमाउंट 30 अप्रैल के पहले आपको एक तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा या बैंक में डिपॉजिट रखना पड़ेगा. मतलब आने वाले 31 मार्च को अगर मेरे 1 लाख के डिबेंचर मुझे रिडीम करने हैं तो इस साल के 30 अप्रैल तक मुझे 1 लाख का 15% मतलब 15,000 मुझे एक तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा या डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा. मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जितना भी पैसा रहेगा दॅट कॅन बी यूज ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. आलं लक्षात. म्हणजे ह्या अकाउंट मध्ये आपण जेवढे पैसे ट्रान्सफर करणार ते पैसे कशासाठी वापरले जातील, फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करना मॅच्युरिटी के बाद. म्हणजे जेव्हा डिबेंचरचा जो टाइम पिरियड आहे तो टाइम पिरियड जेव्हा संपेल तो टाइम पिरियड संपल्यानंतर डिबेंचर होल्डरचे पैसे परत करणे त्याला म्हटलं जाईल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ओके. सो दीज आर प्रोविजन्स रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स.